गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज मैं आपको फिर से अपने चैप्टर जैव प्रक्रम के दूसरे भाग में आज आपको मैं आगे श्वसन और श्वासोच्छ्वास के बारे में बताऊंगा। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? पोषण और पोषण के चरण। पोषण में हमने पोषण की परिभाषा जाना, पोषण कैसे होता है। इसके अलावा पोषण के अंतर्गत जीवधारी क्या क्या करते हैं, जीवधारी का जीवन चक्र क्या था, इसके बारे में बात की। इसके बाद पोषण के चरण में हमने यह देखा पाचन, उत्सर्जन, अवशोषण, स्वांगीकरण इत्यादि विषयों पर हमने चर्चाएं की। अब हम बात करेंगे श्वासोच्छ्वास व श्वसन के बारे में। हमने पिछली बार आप लोगों से पूछा था श्वसन किसे कहते हैं, और अधिकांशतः बच्चे जो हैं वह नॉर्मल सा जवाब दे देते हैं, सांस लेने की क्रिया श्वसन कहलाती है। जबकि बच्चों यह बिल्कुल गलत होती है। यह परिभाषाएं बिल्कुल गलत है कि सांस लेने की क्रिया जो है वह श्वसन कहलाती है। क्यों? क्योंकि सांस लेने की क्रिया श्वसन न होकर श्वासोच्छ्वास कहलाती है। मैं बताऊंगा कैसे। क्योंकि बच्चों जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने की दशा में क्या करते हैं, हम वातावरण से मिश्रित वायु को नासा यानी नाक के छिद्रों द्वारा लेते हैं और फेफड़े में भरते हैं, और फिर पुनः क्या करते हैं, हम फेफड़े से वायु को वातावरण में छोड़ते हैं। इस दशा में किसी भी प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है, यह एक भौतिक क्रिया है। अतः यह क्रिया जो है वह श्वासोच्छ्वास कहलाती है। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में आप लोग जानते होंगे ब्रीथिंग। अब श्वासोच्छ्वास की परिभाषा भी इसी प्रकार से है। वायुमंडल से वायु को अंदर लेना तथा बाहर छोड़ने की क्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से यह एक साधारण परिभाषा हो गई। वायुमंडल से वायु को अंदर लेना तथा बाहर छोड़ने की क्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। इसका एक वैज्ञानिक परिभाषा भी है बच्चों। जैसे जब हम वायु को अंदर की तरफ लेते हैं तब उसे हम निःश्वसन कहते हैं, अर्थात वायु को अंदर लेने की क्रिया निःश्वसन कहलाती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से वायु को अंदर लेने की क्रिया निःश्वसन कहलाती है, जबकि वायु को बाहर छोड़ने की क्रिया वायु को बाहर छोड़ने की क्रिया निःश्वसन कहलाती है। निःश्वसन।
कहलाती है। इस प्रकार से बच्चों श्वासोच्छ्वास की एक परिभाषा होती है, एक निश्वसन व एक निःश्वसन की मिलाकर होने वाली क्रिया को श्वासोच्छ्वास की क्रिया होती है। अर्थात एक नया परिभाषा बनता है, क्रमशः एक निःश्वसन व निःश्वसन की क्रिया मिलाकर श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से क्रमशः एक निःश्वसन और निःश्वसन की क्रिया मिलाकर श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया कहलाती है। यह तो हो गया श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं। अब बात करते हैं श्वसन किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। बच्चों श्वसन क्रिया जो है इसे हम अंग्रेजी में रेस्पिरेशन कहते हैं। यह क्रिया सभी प्रकार के जीवधारियों में, सभी प्रकार के, कहने का मतलब चाहे वो एक कोशिकी हो, बहुकोशिकी हो या फिर उच्च श्रेणी के बहुकोशिकी वाले जीवधारी हैं, उन सभी जीवधारियों के कोशिकाओं में यह क्रिया निरंतर होती रहती है। इसी के कारण कोशिकाएं जो हैं ऊर्जा उत्पादन करती हैं और उसी ऊर्जा से वो अपना जैविक कार्य संपादित करती हैं। जैसे श्वसन की परिभाषा में देखते हैं हम, श्वसन के अंतर्गत कोशिकाओं में होता क्या है, कोशिकाएं जीवित रहने के लिए ऊर्जा को विखंडित करती हैं, वो भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और ऊर्जा का सबसे सरलतम गुणज होता है ग्लूकोज। तो आइए देखते हैं, एक ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में इस ग्लूकोज का विखंडन होता है, 6O2 goes to 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 कैलोरी ऊर्जा। यही है श्वसन की परिभाषा बच्चों। कैसे? अब कोशिकाएं ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में अंतर्दहन करके जल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऊर्जा मुक्त करती हैं। यही जो है श्वसन कहलाता है। ठीक है, परिभाषा भी इसी से निकल जाएगी। कोशिकाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का अंतर्दहन कर
CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऊर्जा मुक्त करती है। यह क्रिया श्वसन कहलाती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से श्वसन की परिभाषा इस रिएक्शन के जरिए आप आसानी से बना सकते हैं, जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। और ऑक्सीजन के रिप्रेजेंट में आप जानते ही हैं, किसी भी वस्तु के दहन के लिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। बिना ऑक्सीजन के कोई वस्तु दहन नहीं हो सकती। इसी प्रकार से यहाँ ग्लूकोज भी है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ यही ऊर्जा मुक्त होती है। इसी ऊर्जा का कोशिकाएँ जो हैं अपने जैविक कार्यों के रूप में उपभोग करती हैं और विकसित होती हैं। इस प्रकार से हम श्वसन की परिभाषा यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, अब बात यह आती है कि हम लोग सांस लेते हैं तो उस क्रिया में होता क्या है। दरअसल सांस लेने की क्रिया अर्थात जिसे हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं, उस क्रिया के अंतर्गत हम वातावरण से मिक्स यानी मिश्रित वायु लेते हैं। उन मिश्रित वायु में जो लगभग 21% ऑक्सीजन होती है, उसी ऑक्सीजन को हमारे लंग्स अर्थात हमारे फेफड़े जो है वो फिल्टर करते हैं। और हमारे लंग्स के अंतर्गत छोटी छोटी कूप कोशिकाएं होती हैं। यही कूप कोशिकाएं जो हैं वातावरण के मिश्रित वायु में से सिर्फ ऑक्सीजन को अपने अंदर कैप्चर करती हैं, बाकी सारी वायु को वो बाहर की ओर ढकेल देती हैं। अब यही लंग्स से जो हमारे ऑक्सीजन होते हैं वो कूप कोशिकाओं के माध्यम से हमारे रुधिर में सीधे भेज दिए जाते हैं, और रुधिर से बदले में वहाँ से CO2 को वह पुनः अवशोषित करती हैं और बाकी की मिश्रित वायु के साथ उसी क्षण वो बाहर की तरफ निकाल देते हैं। इस प्रकार से हम वातावरण में CO2 को छोड़ते हैं। चूँकि हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं का एक समूह है, और इतनी सारी कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इसी ऊर्जा की निरंतर पूर्ति ग्लूकोज के द्वारा होती है, और ग्लूकोज से निरंतर ऊर्जा तभी मिल सकती है जब ऑक्सीजन उसके साथ उपलब्ध हो और उसका दहन हो। ठीक है, इसी दहन के द्वारा जो है वो इस ऊर्जा का उपभोग करते हैं, और बदले में हम क्या करते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ साथ जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं तब भी क्या होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है। इस दशा में कोशिकाएं ज़्यादा कार्य करती हैं और ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। उस दौरान भी क्या होता है, हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई होनी होती है और ग्लूकोज की भी, जो एकमात्र साधन रुधिर है। और इस वजह से ही हमारे शरीर में क्या है, लगातार ऊर्जा का उत्पादन होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें लगातार कार्य करने से थकान भी होती है। यह थकान CO2 लेवल के बढ़ने की वजह से भी होता है, तो इस कारण से हमें थकान भी महसूस होती है। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करते हैं पोषण के प्रकार। पृथ्वी पर पोषण के 2 प्रकार हैं। पहला स्वपोषी, दूसरा परपोषी। स्वपोषी में बच्चों 2 प्रकार आता है। प्रकाश संश्लेषी पोषण, और दूसरा होता है रसायन संश्लेषी पोषण।
इसी प्रकार से तो बच्चों परपोषी के अंतर्गत भी मुख्यतः 5 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन। इस प्रकार से बच्चों परपोषी जीवधारी के अंतर्गत यह 5 चरण होते हैं, जो कि हमने पहले ही आपको पिछले वीडियो में पोषण के परिभाषा के दौरान ही इन चरणों को संक्षेप में बताया था। लेकिन आज हम फिर से इनको एक क्रम के रूप में देखेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं स्वपोषी की। स्वपोषी के अंतर्गत पहला आता है प्रकाश संश्लेषी पोषण। प्रकाश संश्लेषी पोषण क्या होता है, आइए देखते हैं हम लोग। इसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं या अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। इसके दौरान हरे पेड़ पौधे जो हैं वातावरण के मुक्त कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति जल व खनिज लवण की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया जो है वह प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, जिसके अंतर्गत वह वातावरण में ऑक्सीजन को भी मुक्त करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा हम कैसे बड़ी आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, हम मान लेते हैं, जनरली आप लोग भी देखते होंगे कि हम पौधा लेते हैं। पौधे को लेने के बाद क्या करते हैं, उसे गमले में या फिर मृदा के अंदर यानी ज़मीन या मिट्टी में हम गड्ढा खोदते हैं। खोदने के बाद उसमें लगाते हैं, मिट्टी डालते हैं और थोड़ा पानी भी डाल देते हैं। इसके बाद कुछ दिन तक उसकी केयर करते हैं और फिर उसके बाद वह धीरे धीरे हरा भरा हो जाता है। अब इसी से इसकी परिभाषा भी निकल कर आती है, जैसे वातावरण में होता है 6 CO2 प्लस हमने पौधे को लिया और उसमें गड्ढे में डाला। डालने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें पानी डालते हैं 6H2O। धूप में रखते हैं इसको, यह हमने सनलाइट बना लिया, ठीक है। अब पौधे के अंदर तो होता है क्लोरोफिल यानी हरित लवक। अब इसकी सहायता से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड व जल लेते हैं। एक बात और बच्चों, जल के साथ मृदा में खनिज लवण भी होता है। तो चूंकि खनिज लवण होता है इसलिए यहाँ पर हम कोष्टक में खनिज लवण भी लिख लेंगे, खनिज लवण, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक होता है। अब इन्हीं चीज़ों की सहायता से यानी सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड व जल, इन्हीं चीज़ों की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। कैसे? देखते हैं। पौधे ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन बनाते हैं, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं वातावरण में, ठीक है। इस प्रकार से अब हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जल व खनिज लवण की सहायता से क्लोरोफिल व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वह ग्लूकोज व ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। समीकरण को संतुलित कर लेते हैं हम। ऑक्सीजन 6 है, यहाँ हमारा 6। इस प्रकार से यह होता है। अगर हम जल की मात्रा यहाँ बढ़ाते हैं बच्चों
तब जल यहाँ अतिरिक्त मात्रा में निकलता भी है। चूँकि हमने जल की मात्रा को 6 ही अणु लिया है, इस वजह से यहाँ हमारा जल नहीं निकल रहा है। 12 अगर लेते तो यहाँ जल भी निकलता। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी परिभाषा की। तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा है, इसी एकमात्र रिएक्शन से आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। कैसे? पौधे सूर्य की, यह प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में का क्लोरोफिल की सहायता से, यानी हरित लवक की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल मृदा से अवशोषित कर, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड व जल मृदा से अवशोषित कर अपना भोजन, कोष्टक में हम ग्लूकोज लिख सकते हैं, बनाते व ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। मुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप प्रकाश संश्लेषण की सरल परिभाषा अपने आप बना सकते हैं। यहाँ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है कि पौधे को लगाते वक्त हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। जैसे हम पौधे को ज़मीन में लगाते हैं तो ज़मीन में वहाँ उसे जल के साथ खनिज लवण भी मिलता है। इसके अलावा वातावरण में ऑक्सीजन और अन्य सारी गैसें मिश्रित अवस्था में रहती है, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है जो पौधे लेते हैं, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड व जल के साथ साथ उसे उचित मात्रा में धूप यानी प्रकाश भी मिलता है। और चूंकि पौधों के पास क्लोरोफिल यानी हरित लवक होता है, इन सभी की सहायता से पौधे ग्लूकोज यानी अपना भोजन बनाते हैं और साथ ही वातावरण में ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के बाद स्वकोशी में दूसरे टॉपिक की या दूसरे पॉइंट की, वो है रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी पोषण किसे कहते हैं? तो बच्चों, रसायन संश्लेषी पोषण के दौरान होता क्या है, जो छोटे प्राचीन जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह,
एक कोशिकीय जीव, यह कोशिकीय जीव क्या करते हैं, वातावरण के स्वतंत्र कार्बनिक पदार्थों को लेकर उसे रसायन के माध्यम से अपघटित कर उससे अपना भोजन बनाते हैं और वह भोजन इस्तेमाल कर अपने आप को विकसित करते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा होगी एक कोशिकीय जीव वातावरण के मुक्त कार्बनिक पदार्थों को रसायन क्रिया द्वारा भोजन के रूप में बदलते हैं। इसे रसायन संश्लेषी पोषण कहते हैं। इसे रसायन संश्लेषी पोषण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, इसके एग्जाम्पल में कुछ बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, बैक्टीरिया इसमें आते हैं कई सारे। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों ने रसायन संश्लेषी पोषण पढ़ा। अब हम बात करेंगे परपोषी की। ठीक है, परपोषी के अंतर्गत कौन कौन से चरण आते हैं वो हम जानेंगे। परपोषी में पहला टॉपिक आता है हमारा अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण में क्या होता है बच्चों, अंदर की तरफ ग्रहण करना, इसे ही अंतर्ग्रहण करते हैं। यानी जीवधारी कुछ भी जो अपने अंदर की तरफ ग्रहण करता है यानी लेता है, इस क्रिया को अंतर्ग्रहण करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम एक कोश की जीव अमीबा को चित्र के माध्यम से इस प्रकार से समझ सकते हैं। यह एक अमीबा है। जब कभी अमीबा जल में तैरते हुए हमेशा बच्चों रहता है, यानी यह एक कोशिकी है और जल में रहता है और जल में ही यह अपने भोजन को पकड़ता और खाता है। कैसे पकड़ता है, यह जल में तैरते हुए जाता है और जब कभी इसके आसपास कोई खाद्य पदार्थ इसके संपर्क में आता है, यह मान लीजिए एक खाद्य पदार्थ है, जब इसके संपर्क में आता है तो अगले ही चरण में अमीबा क्या करता है, इस प्रकार से अंदर की तरफ धंसते हुए वह खाद्य पदार्थों को अपनी तरफ खींचता है और अगले ही चरण में यह खाद्य पदार्थ इसके जीव द्रव्य में प्रवेश कर जाता है
प्रवेश करने के दौरान अमीबा के अंदर उसकी पाचक रस वाली थैलियाँ होती हैं। उन्हीं फूड वैक्यूल पाचक रसों के द्वारा इस खाद्य पदार्थ का पाचन हो जाता है और पाचन होने के दौरान वह उससे प्राप्त पोषक चीज़ों का उपभोग करता है और वर्ज्य पदार्थों को जो है वह पुनः सरफेस एरिया से बाहर निकाल देता है। ठीक है, किसी एक छोर से वह बाहर की तरफ निकाल देता है। इस प्रकार से अंतर्ग्रहण की क्रिया संपन्न होती है, जहाँ फूड को किसी एक, चाहे वो किसी भी हिस्से में हो, फूड जैसे ही उसके संपर्क में आता है वह अंदर की तरफ क्रिस्टल बनाकर उसे खींचता है और अपने जीव द्रव्य में मिलाकर पाचक रसों के द्वारा उसका पाचन कर लेता है और वर्ज्य पदार्थों को बहिक्षेपित कर देता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा चरण आता है हमारा पाचन। जैसा कि आप जानते ही हैं, अगर मनुष्य की बात कर लें तो मनुष्य के मुख से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है और मुख में 3 जोड़ी जो लार ग्रंथियां होती हैं, क्रमशः उन्हीं लार ग्रंथियों की सहायता से मनुष्य के मुख से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है। मुख से स्टार्ट होने के बाद क्रमशः वह नीचे की तरफ जाता है। और पाचन की परिभाषा भी आप पिछली बार मैंने बताया था, एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूँ। जटिल भोज्य पदार्थों का पाचक रस की उपस्थिति में सरल भोज्य पदार्थों में विभक्त कर पोषक तत्वों को प्राप्त करना। पाचन कहलाता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारे पाचन की परिभाषा पूरी होती है, जिसके दौरान हम क्या करते हैं, भोजन के जटिल कण जो हैं, यानी हम उसको एक निवाले के रूप में लेते हैं, मुख में लेते हैं। मुख में लेने के दौरान हम उसे दांतों से पीसते हैं, यानी और बारीक छोटे कणों में विभाजित करते हैं। उसके बाद लार यानी पाचक रस की सहायता से उसे मिलाया जाता है और वही पाचन जो है हमारे आहार नाल से होते हुए बाकी के अंगों में भी होता है, जिसके दौरान क्या होता है, सरल भोज्य पदार्थों में से जो पोषक तत्व हैं, पोषक तत्व क्या हैं, पिछली बार हमने बताया था आपको। पोषक तत्व मुख्य रूप से 5 प्रकार के हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं: प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट व खनिज लवण। इस प्रकार के पोषक तत्वों को वह पाचन के दौरान प्राप्त करते हैं। ठीक है, और फिर उसका उपभोग करते हैं। कैसे? तीसरा आता है अब बच्चों अवशोषण। अवशोषण क्या होता है बच्चों? अवशोषण में यह जो पोषक तत्व प्राप्त हो रहा है, इसी पोषक तत्व को रुधिर में अवशोषित किया, यानी रुधिर के अंतर्गत इसे मिलाया जाता है, ताकि जीवधारी के शरीर के हर एक हिस्से, हर एक कोशिकाओं में सुगमता के साथ पहुंचा दिया जाए। अर्थात अवशोषण की परिभाषा यहाँ से निकलती है
पोषक तत्वों का रुधिर में मिलना अवशोषण कहलाता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले चरण में अगले भाग में हम अवशोषण से आगे आपको स्वांगीकरण व उत्सर्जन बताएंगे। इसके बाद मानव का पाचन तंत्र, हम लोग मानव के पाचन तंत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि आज आपको पाचन के जो ये चरण है वो समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम फिर से उस समस्या को दूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।